हाय दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई फॉर यू। एंड नाउ द टाइम इज सच दैट स्टॉक से ज़्यादा अभी हमें जो समझने की ज़रूरत है वो है मैक्रो फैक्टर्स को। बिकॉज इफ यू लुक एट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स देन यू विल सी दैट दिस इज at all-time high. It's almost as high as when it was last time in 2008 when global financial crisis was happening. So are we in the middle of another global financial crisis? And right now, I know all of the retail investors are totally shocked with the way US President Mr. Donald Trump has been acting. And some people call it weird. Some people are even calling him mad. But there is a method behind this madness. एंड उसी मेथड को आज समझेंगे व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग सच हार्ड स्टेप्स विच आर नॉट रियली गुड फॉर इकोनॉमी एंड हेंस फॉर स्टॉक मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से there has been tremendous news flow about different sort of tariffs, different restrictions, and God knows what. So we are going to simplify in this video कि ये पूरा gamut of this tariff, why it is there at the first place, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, and how it is going to impact Indian investor, particularly some sectors, and where are we mostly exposed to US market. But before we go there, let's first understand why Donald Trump is acting such way, because he has announced import tariff on more than 85 countries including India, China, Mexico, Canada. So India के against the tariff is 26%. वहीं चाइना के अगेंस्ट दिस नंबर इज 34%. सम पीपल से इट इज अ रिटेलिएशन टैरिफ विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ बाय डोनाल्ड ट्रंप, वेयर ही सीज दैट countries like India, China, and Vietnam are getting benefit out of US trade. So let's first understand why this happened on Liberation Day of 2nd April. तो इस फिनोमेना को एक बार थोड़े से अच्छे से समझ लेते हैं कि I call this phenomena de-dollarization. तो इस चीज को और ध्यान से समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत लोगों को ट्रंप शायद पागल लगेंगे क्योंकि उन्होंने जो एक यूएस की एक मोनोपोली थी उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। तो बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि ही इज क्रिएटिंग सेल्फ हार्म, बट देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। और इस मैडनेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आज से 70-80 साल पहले जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ 1930s की, जब एग्जैक्टली ऐसा हुआ था जब एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी यूएसए में, उसने टैरिफ लाया था और उस टैरिफ के लाने के कारण 2 साल के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो टैरिफ को लाना इज नॉट अ वेरी ग्रेट पॉलिटिकल एजेंडा आइटम। ऐसा कोई भी सेन जो पॉलिटिशियन है जनरली नहीं करेगा। ही वुड लाइक टू अवॉइड इट, बट व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग दिस? सो उसके लिए हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड हिस्ट्री में जाते हैं 1970s के आसपास, जब पूरी कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर के बाद डिसाइड किया कि यूएस इज द सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइडर टू कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और उनकी इकोनॉमी पूरी क्रैश कर गई थी। कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड हु हैज लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर 2 एंड जापान। सो जापान की सिक्योरिटी गारंटी, जर्मनी की और यूरोप के कुछ और कंट्रीज की सिक्योरिटी गारंटी जब यूएस ने ली, तो उस समय यूएसए की नेवी जो थी वो सबसे पावरफुल थी। तो थैंक्स टू बीइंग द ग्रेट नेवल पावर, यूएसए ने वर्ल्ड ट्रेड को एंकर किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर में आप सबको पता है दैट रशिया वाज नॉट प्लेइंग इट्स पार्ट टू द कोर, और रशियन इकोनॉमी जो कि एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। सो दिस कोल्ड वर्ल्ड वॉर हैज शोन अस दैट कैपिटलिज्म इज हियर टू स्टे, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट whether this capitalism will exist without USA or not, because now USA has taken a different stand. 1970s की अगर हम बात करें तो यूएसए ने जापान को यूज किया एज देयर मैन्युफैक्चरिंग हब, बिकॉज यूएसए में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर गेटिंग हाई, सो उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारा साइंस टेक्नोलॉजी वर्क आउटसोर्स कर दिया था टू जापान। एंड एक समय तो दोस्तों यू वोंट बिलीव दैट जापान जीडीपी वाज नियरिंग यूएसए जीडीपी। तब जाकर के यूएसए ने सोचा कि नहीं, जापान इज बिकमिंग टू बिग फॉर देम, so that's why they have shifted their manufacturing setup to China. And this is, I'm talking about 1980s, late 80s में China become the main trade partner, and slowly Japan has gone into recession. जापान ने 2 decade 1990 और 2010 का decade lose कर दिया without any single digit GDP growth. So let's come to China. So when China become the main trading partner of USA, so उस condition से यूएसए को
कुछ नुकसान हुआ और एक्चुअली यूएस बिकम द ग्लोबल आका, उसके कारण भी यूएसए की जो करेंसी थी, जो डॉलर था, उसमें भी एक अलग प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम जो थी वो था स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर। क्योंकि इसको चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी करेंसी नहीं थी, तो वर्ल्ड में कुछ भी इवेंट होता था, कोई भी मैक्रो फैक्टर्स चेंज होते थे, वॉर होती थी, क्रूड ऑयल पे अगर कोई किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया या किसी ने क्रूड सप्लाई को बढ़ा दिया या घटा दिया, मेनी मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स हुए, WTC अटैक हुआ, इन सब के कारण यूएस डॉलर बीइंग अ सेफ हेवन हैज स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अगेन ऑल करेंसी। दोस्तों, जब कोई करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है यानी महंगी हो जाती है, तो वहां के कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, वहां के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट वो वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए इज अ वेरी बैड हेल लाइक सिचुएशन। बिकॉज सपोज आई एम अ यूएस मैन्युफैक्चरर एंड आई एम एक्सपोर्टिंग लेट्स से स्मार्टफोन, एंड मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हाई है ही बीइंग डेवलप्ड कंट्री, बट अगर मेरी करेंसी भी अगर कॉस्टली है, तो हाउ कैन आई कैन एक्सपोर्ट माई प्रोडक्ट टू लेट्स से यूएस, टू अफ्रीका और इवन टू एशिया। तो एशिया में भी अफोर्डेबिलिटी करने के लिए एशिया को उन्होंने इन्वॉल्व किया एंड इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। सो 1990s में एक ऐसा मोमेंट आया जब इंडिया हैज टू प्लेज इस गोल्ड, क्योंकि उस समय इंडिया की डेफिसिट जो थी बहुत ज्यादा थी, इंडिया के पास गोल्ड नहीं था टू सेफ गार्ड देयर करेंसी। तो इसे सेव करने के लिए इंडिया हैज टू ओपन अप। सो चाइना एक स्टेज पे था और उसके बाद इंडिया हैज ज्वाइन दैट रेस, बट इंडिया जो है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है यूएसए पे। और यही चीज को हम सेक्टर वाइज भी समझेंगे कि इंडिया के कौन से सेक्टर इन्वॉल्व हैं जहां पे यूएसए में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, उन सेक्टर को हम बारीकी से देखेंगे। बट दिस इज द बैकड्रॉप ऑन विच आई एम ट्राइंग टू से हियर कि डॉलर के स्ट्रांग होने से वहां की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप थी, जो वहां के जॉब थे, वो खत्म होते गए। और 2008 की क्राइसिस ने यूएसए को थोड़ा सा जगाया। तो 2008 में जब चाइना से उनके रिलेशनशिप पीक पे बढ़ रहे थे और वो 2014-15 तक पीक पे थे, बट देन यूएसए रियलाइज दैट चाइना इज ऑल्सो बिकमिंग लाइक नेक्स्ट जापान, और चाइना की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही थी। देन यूएसए थॉट दैट देयर इज अ मैक्रो सिक्योरिटी इशू अगेंस्ट चाइना फॉर यूएसए। तो उन्होंने चाइनीज जो इंपोर्ट जो यूएसए में आ रहा था, स्पेशली टेलीकॉम इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, उसको बैन किया। ट्रम्प पहली बार आए थे तभी उन्होंने बैन कर दिया था। दैट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बैक देन, बट जब वो दोबारा आए हैं तब तो देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर हिम। एंड एक्चुअली अगर ट्रम्प नहीं भी आते, बिडेन या उनकी जो डेमोक्रेटिक्स कोई भी प्रेसिडेंट होता, शायद उसे इस तरीके का कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, भले ही वो स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो हो सकता था, बिकॉज ट्रम्प हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन डीलिंग विद दीज मैटर्स। सो द मैटर हियर इज de-dollarization. Now USA wants that their dollar should lose their strength so that their domestic economy can grow, domestic manufacturing setup can grow, so that people get job. अगर जॉब नहीं होगी तो यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर बनकर भी क्या कर सकता है? उसकी पॉलिटिक्स को कोई पॉलिटिशियन कंट्रोल नहीं कर सकता अनलेस पीपल आर हैप्पी विद देयर जॉब। एंड अगर हम पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखें तो कोविड में यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट किए, बिकॉज दे हैव दिस प्रेरोगेटिव टू प्रिंट डॉलर्स एट देयर विम्स। सो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉलर, मोर देन $7 ट्रिलियन प्रिंट किए। और प्रिंटिंग का मतलब दोस्तों बोरोइंग से आप समझ सकते हैं। प्रिंटिंग मतलब बोरो किए, यानी यूएस ने डेट इशू किया और उस डेट का रीपेमेंट साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज द टिपिंग पॉइंट। दैट्स व्हाई 2025 इज इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज 2025 में $7 ट्रिलियन रीपेमेंट हैज टू बी डन बाय यूएस गवर्नमेंट। सो कोविड में दोस्तों जब $1 ट्रिलियन उन्होंने प्रिंट किए, मोर देन 7 ट्रिलियन उन्होंने प्रिंट किए, उसका रीपेमेंट साइकिल अभी आ गया है। और इसमें अगर हम 7 ट्रिलियन को ब्रेक डाउन करें तो $4 ट्रिलियन इज शॉर्ट टर्म डेट एंड 3 ट्रिलियन इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट। जब मैं शॉर्ट टर्म बोलता हूं उसका मतलब 1 साल का डेट, यानी उन्होंने जो बॉन्ड इशू किए थे, गवर्नमेंट जीसेक बॉन्ड जो इशू किए थे, वो 1 साल की मैच्योरिटी के थे। बट अगर हम इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करें तो करेंटली जो इंटरेस्ट रेट यूएसए में चल रहा है, इट इज नॉट एज लो एज 0.1% जो कि 2020 में था। उस समय यूएसए तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट साइकिल में चला गया था। उस रेट तो वो जो उन्होंने डॉलर जो प्रिंट किए, जो कि ऑलमोस्ट फ्री थे, अभी तक तो वो 5 साल तक 3 साल तक चला, वो 0%, 1%, 2% के कॉस्ट पे। बट अभी उसको रोल ओवर करने का टाइम आ गया है,
या तो यूएस उन्हें रोल ओवर करना होगा यानी कि नए बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे, तो वो करंट इंटरेस्ट रेट पे होंगे। तो वो करंट इंटरेस्ट रेट अभी 4.5% है, विच इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ 1% और लेस देन 1% मोर देन 3 to 4 टाइम्स है। सो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ यूएसए गवर्नमेंट फॉर डेट सर्विसिंग इज गोइंग टू गो अप बाई एटलीस्ट 3 to 4%। सो ये इसीलिए उन्होंने डॉज क्रिएट किया, विच वॉज हेडेड बाय एलॉन मस्क, ताकि उन्हें हार्ड स्टेप लेने पड़े सो दैट यूएसए की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कम हो। तो उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम करने का एजेंडा इसीलिए रखा है। उन्होंने जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए उसमें उन्होंने एक जो मल्टीलैटरल एजेंसी थी यूएसएआईडी जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के यूएसए की हेजेमोनी को एस्टेब्लिश करने के लिए मनी स्पेंड करते थे। जैसे उन्होंने इंडिया में इलेक्शन में लोगों का टर्नआउट बढ़ाने के लिए भी $20 मिलियन स्पेंड करने का बजट रखा था। सो इस तरीके के काम वो सारे 50 देशों में वो करते थे, तो उसे भी उन्होंने कट किया। सो दे आर कटिंग डाउन ऑन द एक्सपेंस सो दैट दे कैन सेव दैट मनी towards the repayment so that their economy can remain stable। अगर हम इसको मैक्रो टर्म्स में देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि सिंस डेट यील्ड बॉन्ड यील्ड काफ़ी हाई हो गई हैं, तो वहाँ पे यूएसए के हाथ में अभी क्या है, तो वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मेजर हेल्प। एंड उसे यूएसए को अगर इंटरेस्ट रेट कम करना है उसके लिए दे नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड व्हाट बेटर कॉज दैन अ थ्रेट ऑफ रिसेशन। सो यूएसए में अभी रिसेशनरी प्रेशर आ रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में शायद यूएसए में टेक्निकली रिसेशन हो जाए, वहां पे ग्रोथ ना हो। तो जब जैसे ही ये न्यूज आएगी कि यूएस इकोनॉमी हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग, देन एनी इकोनॉमी हैज टू रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट, तो वो 4.5% से घटा करके शायद 4% कर दे या 3 की तरफ वो डायरेक्शनली जा सकता है। सो नेट क्या होगा कि उन्हें जो रिवॉल्व करने के लिए जो डेट इशू करना होगा उसका इंटरेस्ट कॉस्ट वुड lower down, and it will become more affordable for USA to complete the promises it made to their debt holders, their bond holders। तो G6 गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो जिन्होंने खरीदा हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज ने खरीदा हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, एवरीबडी हैज परचेज्ड इट। सो उन्हें पे आउट करने के लिए उनको थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाएगा। सो कपल ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन इज दैट यूएस में टेक्निकली एक रिसेशन आएगा, interest rate would go down, so that this current problem of prepayment of USA will cut out। But among this, where the tariff is coming out, so this tariff is actually a support mechanism to get fund from outside। इस चीज को समझते हैं कि एक चाइना के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि चाइना जो है वो यूएस को 439 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, एंड उसके बदले में वो इंपोर्ट सिर्फ 143 बिलियन करती है। सो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस विथ अमेरिका इज नियरली $300 बिलियन, एंड दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। टोटल जो ट्रेड अमाउंट है रफली 600 बिलियन, उसका ऑलमोस्ट 50% इज ऑन अ सरप्लस टर्म विथ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल ट्रेड जो है $125 बिलियन है विथ यूएस। उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करती है 81 बिलियन और इंडिया 44 बिलियन इंपोर्ट भी करती है। सो नेट द ट्रेड सरप्लस इंडिया एंजॉयज इज $37 बिलियन। सो जो अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टैरिफ लगाया उसमें क्या मैथ्स है। ट्रंप ने जो पहले बात की कि इंडिया इज चार्जिंग अराउंड 50% टैरिफ ऑन यूएसए गुड्स, एक्चुअली ये 50% का नंबर कैसे आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूं। वो 37 बिलियन जो ट्रेड सरप्लस है डिवाइडेड बाय द एक्सपोर्ट विच इज 81 बिलियन, विच इज नियरली 50%। सो उसी के अगेंस्ट रेसिप्रोकल टैक्स ऑफ 26% हैज बी अप्लाइड ऑन इंडिया मेड गुड्स एंटरिंग यूएसए। अब ये जो ट्रेड का जो इक्वेशन होता है उसमें अल्टीमेटली दीज प्रोडक्ट विच इंडिया इज एक्सपोर्टिंग विल नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए इन नेक्स्ट 2-3 years, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर और जो ज्वेलरीज या डायमंड्स या वेजिटेबल्स जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसमें ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई चेन कैन नॉट बी मैनेज दैट वो यूएसए में एक कॉम्पिटिटिव रेट पे बनाया जा सके। सो जो वहाँ पे इंपोर्टर्स हैं, जो वहाँ पे कंज्यूम कर रही हैं, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, उस पे जो इंपोर्टर हैं दे विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ roughly 60% of this tariff। So USA जो सोच रहे हैं कि 500 to 600 बिलियन टैरिफ से वो कमाएंगे, उसमें से actually 60% will be borne by the US citizens, US consumers।
So that is also a figure one have to keep in the mind. But if we remove that 60%, so balance 40% itself is around 200-300 billion dollar, which will go into the kitty of US government. So that's why this whole tariff has been put in place. So मैंने आपको इंडिया और चाइना के एग्जाम्पल से बता दिया. अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि इंडिया में कौन से सेक्टर के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में 3-4 सेक्टर है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहता हूं इन डिटेल कि उन पे क्या असर होगा यूएसए की इस टैरिफ का, जो कि 9 अप्रैल से लाइव होने वाला है. So before 9th April, we should be ready with our analysis, our thesis into the sectors where we are bullish or bearish on. So if you want that video, then please comment P2 in the comment so that I'll make a video on different sector which will benefit or which will be at a disadvantageous position because of this US tariff, which is going to come in next week. And before we part, I would like to say that we already run YouTube membership program, so you should definitely check out our join button. So what we cover in our YouTube membership is our knowledge, our in-depth analysis of certain sectors, certain businesses, and what we find good in Indian market, in the pockets where some excellence exists. Because stock market gives valuation to the business which is performing well, and there is a factor of DNA, there is a factor of management, and there is a factor of tailwinds. So we talk about different tailwinds, different headwinds, and different management characteristics which will help us find good businesses in the long term. And we know that this market is tough for a short-term trader, definitely, because this is the time when you will not find any direction. So it is a great time to be a long-term investor, and Sadhan helps you become a long-term investor in this channel membership. So do check out our channel memberships. Thanks for watching. See you in the next video.